डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काशी में पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में मोदी ने की विशेष पूजा। 108 बच्चों को किया शंखनाद। पीएम मोदी आज करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। 12 जिलों से सीधी कनेक्टिविटी होगा। यात्रा समय में बड़ी कमी। पीएम मोदी के साथ रहेंगे सीएम योगी। बंगाल में दूसरे फेज में 142 सीटों पर वोटिंग जारी। नदिया में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला। कोलकाता में बूथ पर हंगामा। ममता बनर्जी का चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां काशी में पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम ने की विशेष पूजा। 108 बच्चों ने शंखनाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा की। बुधवार को काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने 14 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। वह BLW गेस्ट हाउस से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। गेट पर ही 108 बच्चों ने उनका शंखनाद के साथ स्वागत किया। रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर डांस करते नजर आए। प्रधानमंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। काफिले पर फूल बरसाए गए। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मंदिर से पीएम सड़क मार्ग से एयरपोर्ट जाएंगे। प्रधानमंत्री का 11 साल में यह 54वां काशी दौरा है। हालांकि यह 2026 का पहला दौरा है। इससे पहले पीएम नवंबर 2025 में काशी आए थे। प्रधानमंत्री ने अपने काशी दौरे के पहले दिन 6,350 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। उन्होंने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जिसमें करीब 50,000 महिलाएं शामिल हुई। मंच पर राजनीति, स्वयं सहायता समूह और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी 44 महिलाएं मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने महिलाओं को धोखा दिया है। आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का 11 साल में यह 54वां काशी दौरा है। हालांकि यह 2026 का पहला काशी दौरा माना जाएगा। इससे पहले पीएम नवंबर 2025 में काशी आए थे। प्रधानमंत्री ने अपने काशी दौरे के पहले दिन 6,350 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जिसमें करीब 50,000 महिलाएं शामिल हुई। मंच पर राजनीति, स्वयं सहायता समूह और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी 44 महिलाएं मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने महिलाओं को धोखा दिया है। आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। भागम भाग देवेभ्यो मे देवेभ्यो विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति ददाति विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति भ्यो भागम भाग देवेभ्यो मे देवेभ्यो विदेवेभ्यो। इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, पीएम मोदी का हर बार का दौरा काशी में जाना अहम माना जाता है, जिस तरीके से वो हर बार जाते हैं, और 11 सालों में उनका 54वां काशी दौरा है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लगातार वो उसका दौरा करते रहे हैं और आज का ये दौरा भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बताया कि कल 6,000 करोड़ से भी अधिक रुपए के जो विकास परियोजनाएं थी, उनका लोकार्पण शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने। साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित किया। महिलाओं की जनसभा जो थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद में पास नहीं हो पाया, उसको लेकर उन्होंने जनसभा की। और आज भी उनका काफी महत्वपूर्ण दौरा रहा है। 14 किलोमीटर का करीब लंबा रोड शो उन्होंने किया है। सड़क पर चलकर वो DLW गेस्ट हाउस से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब आधे घंटे की पूजा अर्चना काशी विश्वनाथ मंदिर में की है। बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। करीब 20 से 30 मिनट तक की पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अब अगला दौरा है वो हरदोई के मलावा जाएंगे, जहां पर करीब 600 किलोमीटर लंबी जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना है उसका वो आज लोकार्पण करेंगे। उसको आज जनता को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
ठीक है आनंद, बने रहिएगा हमारे साथ। तो आपको बता दें कि बुधवार को काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने 14 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और उनका गेट पर ही 108 बटुकों ने उनका शंखनाद के साथ स्वागत किया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, पीएम मोदी आज करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। 12 जिलों से सीधी कनेक्टिविटी, यात्रा समय में बड़ी कमी। 12 पीएम मोदी के साथ रहेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी का आज यूपी दौरे का दूसरा दिन है। सुबह सबसे पहले पीएम मोदी काशी में रोड शो करेंगे, इसके बाद हरदोई जाएंगे। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों पर नाच गाना हो रहा है। रोड शो के बाद पीएम सड़क मार्ग से एयरपोर्ट जाएंगे। वहां से सीएम योगी के साथ हरदोई रवाना होंगे। वहां गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। यूपी में आज एक ऐतिहासिक पल दर्ज होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह 594 किलोमीटर लंबा आधुनिक एक्सप्रेसवे राज्य के विकास और कनेक्टिविटी में नया अध्याय जोड़ने वाला है। यूपी का यह सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पहले चरण में सीधा मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसकी शुरुआत किए जाने के बाद इसके अगले चरण में एक्सप्रेसवे को और बढ़ाने की तैयारियां भी जारी हैं। यह एक्सप्रेसवे न केवल प्रदेश के 12 जिलों और 519 गांवों को आपस में जोड़ेगा, बल्कि 12 औद्योगिक गलियारों के जरिए यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होगा। करीब 1.25 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत केंद्र व प्रदेश सरकार के कई कद्दावर मंत्री शामिल होंगे। लोकार्पण समारोह को भव्य स्वरूप देने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। एक बार फिर से लगातार हमारे साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आनंद, आज बहुत ही अहम पल है, जिस तरीके से आज पीएम मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। 12 जिलों से सीधी कनेक्टिविटी की यात्रा में बड़ी कमी आएगी। बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है उत्तर प्रदेश में जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उसमें एक नया अध्याय आज जुड़ने जा रहा है। 594 किलोमीटर की लंबाई हाई स्पीड कॉरिडोर है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर करने वाले हैं। और ये आप ये कह सकते हैं कि एक गेम चेंजर साबित होगा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए। जैसा कि आपने बताया कि 12 जिलों को ये जोड़ता है। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक कुल 12 जिले इसमें इस गंगा एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आते हैं। और सभी जो 12 जिले हैं वहां पर आप ये कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी है। साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहाँ पर मजबूत किया गया है, ताकि जो पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक की जो अर्थव्यवस्था है उसको न सिर्फ गति दी जाए, बल्कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी जो सुगमता होनी चाहिए व्यापार में, उसको भी ये गंगा एक्सप्रेसवे प्रदान करने वाला है। एक आप ये कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ाया, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रहा हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस ले रहा हो या गंगा एक्सप्रेस वे हो, या इसके पहले पूर्व की सरकारों में जैसा आपने देखा होगा दिल्ली से आगरा और फिर आगरा से लखनऊ तक का जो एक्सप्रेस वे रहा, तो ये एक माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। और न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल्कि जो व्यापार की सुगमता है और इससे जो आवाजाही है वो भी काफी आसान होगी आम लोगों की, यानी हर आदमी के लिए फायदेमंद होने जा रहा है। और ये पूरे भारत का एक सबसे जो लंबे एक्सप्रेसवे हैं उनमें से एक लिए शुमार होने जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई के मल्लावा में अब से थोड़ी देर बाद लोकार्पण करने जा रहे हैं। जी ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आज एक ऐतिहासिक पल होने जा रहा है, जहां पर पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। वहीं 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो पश्चिम बंगाल से, जहां बंगाल में 142 सीटों पर वोटिंग जारी। कोलकाता में बूथ पर हंगामा, ममता बनर्जी का चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। सुबह से ही वोटर्स की लंबी कतारें लगी। नदिया में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड मतदान की अपील की। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन सुबह 5:30 बजे से ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे हैं। कई जगह लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। राज्य के चुनाव में ऐसा ट्रेंड पहली बार दिख रहा है।
दूसरे चरण में 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर 1448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे। दूसरे चरण में आज बंगाल की जिन 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, इसमें कोलकाता इंडस्ट्रियल बेल्ट और दक्षिण बंगाल के घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 343 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। इसके साथ ही 300 से ज्यादा ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। सेकेंड फेज के चुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला भवानीपुर सीट पर होने वाला है। यह सीएम ममता बनर्जी की परंपरागत सीट है। ममता के खिलाफ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। शुभेंदु 2021 में ममता को नंदीग्राम से हरा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं, खासकर महिलाओं और युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है। दूसरे फेज में कुल 448 उम्मीदवारों में 220 महिलाएं शामिल हैं। कुल 3 करोड़ 21 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ना, सुबह सुबह सब लोग आ गए हैं। इस बार मतदान एकदम खास होगा। ये जितना भी कोशिश करें खेल खेलना नहीं कर पाते। Voting has just started. It's only 8:30 a.m. Voting has just started. We should wait for another couple of hours before jumping to any conclusion. The mock polls in different booths have just concluded. But the way the police observers have been behaving, the Constitution or the CRPC or the BNSS or any election commission's guideline doesn't give them the mandate or empower them to conduct raids. And despite High Court orders, they are flouting the guidelines that has been laid by the High Court and the Honorable Supreme Court. अभी बोलना ठीक नहीं है। अभी तो रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। नहीं, ये कोलकाता में पिछले कोई चुनाव में जिस तरीके से वोटर नहीं सुबह सुबह निकला था, इस बार अभी से जो हो रहा है, मेरा पूरा उम्मीद है पहले 2 घंटा में 20% के आसपास पोलिंग हो जाएगा। बहुत बड़ा लंबा लाइन लग गया। कल तो एक आदमी मुझे लेक कालीबाड़ी में मिला जो फ्रांस से आया वोट देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले। टेट नियमावली को मिली मंजूरी, रांची में बनेंगे 2 फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को टेट नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। बड़ी बात यह है कि इस नियमावली में संशोधन को लेकर कांग्रेस कोटे के 2 मंत्रियों राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडेय सिंह ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। दोनों मंत्रियों ने टेट में मगही, भोजपुरी, अंगिका विषयों को शामिल करने की मांग उठाई थी। पिछले कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर निर्णय नहीं लेते हुए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने प्रस्ताव को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इससे बड़े वर्ग में बोले जाने वाले भाषाओं की अनदेखी हो रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मगही और भोजपुरी की अनदेखी की बात कही, तो ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अंगिका और मैथिली का मुद्दा उठाया था। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत राज्य कैबिनेट ने राजधानी रांची में आवागमन को सुगम बनाने को लेकर 2 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत अरगोड़ा से हरमू चौक और करमटोली से साइंस सिटी तक ओवरब्रिज निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, कैबिनेट में जो कई मंजूरियां दी गई हैं, अहम 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है कि रांची में 2 फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि जो है कल जो है मुख्यमंत्री ने 15 की उनकी अध्यक्षता में जो कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 2 मंजूरी दी गई है और ये जो मंजूरी दी गई उसमें 2-3 चीज बातें जो है अहम थी। सबसे जो अहम बातें थी कि इस बार जो है राज्य में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। अब क्योंकि ये लंबे समय से ये मामला लंबित था, कई बार उसमें है चूंकि उसमें 2-3 भाषाएं हैं जैसे भोजपुरी, अंगिका और मगही,
तो ये इन मघियों को इनमें शामिल करने के लिए लगातार जो है सो कांग्रेस की ओर से भी, विपक्ष की ओर से भी ये दबाव बनाया जा रहा था। और उसकी पिछली बार जो है राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं और जो कांग्रेस कोटे से हैं, और जो दीपिका पांडे सिंह है वो भी कैबिनेट कोटे मंत्री हैं, उन्होंने भी लगातार उन्होंने पिछले प्रस्ताव में, कैबिनेट के प्रस्ताव में ये प्रस्ताव लाया था कि ये जो है इन 3 भाषाओं को जेटेट की परीक्षा में जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन इस बार जो है, जो कल जब हुई तो इन 3 परीक्षाओं को जो है हुआ कि एक इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी और फिर इसका विचार किया जाएगा। फिलहाल जो है ये जेटेट जो है यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको जो है जल्दी से इसको क्रियान्वयन कर दिया जाए और ये जो है अब इसके फॉर्म भरने की अवधि भी होगी। दूसरी तरफ जो एक और भी जो हम मसले हैं कि 2 जो है अरगोड़ा और कलमटोली साइंस सिटी का जो एक फ्लाईओवर जाता लंबे समय से अंतराल से उसकी मांग हो रही थी, उसकी भी मंजूरी मिल गई। कल दिलचस्प बातें जो है झारखंड कैबिनेट में जो है दिलचस्प बातें होती रही हैं। जैसे कल जो है मुख्यमंत्री बिना कारकेड के जो है प्रोजेक्ट भवन पहुंचे, तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप बिना कारकेड के अनायास ही जो है यहाँ पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री हंसकर जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी ये जो है एक आम मुख्यमंत्री भी एक आम आदमी होता है और आम आदमी की मजबूरी को समझता है। तो ये सब बातें कहने के बाद जो है से उन्होंने जी ठीक है अजय, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें झारखंड कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें पहला है टेट नियमावली को मंजूरी दी गई है और दूसरा है कि रांची में 2 फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां मुंबई के मीरा रोड के नया नगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना घटी। एक मुस्लिम युवक ने कथित तौर पर 2 हिंदू वॉचमैन से उनका धर्म पूछा और फिर उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान सुब्रतो सेन और राजकुमार मिश्रा के रूप में हुई है। राजकुमार मिश्रा का इलाज मीरा रोड स्थित वॉकहार्ट अस्पताल में चल रहा है, जबकि दूसरे घायल का भी उपचार किया गया है। मुंबई के मीरा रोड में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर जिस तरह से हमला किया गया, उसने सबको संकेत में डाल दिया है। इस हमले का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद अब जांच महाराष्ट्र ATS को सौंप दी गई है। महाराष्ट्र के मीरा रोड स्थित नया नगर इलाके में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर हुए हमले के मामले में अब जांच और गहराती जा रही है। जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इस घटना का आतंकी कनेक्शन है और इसमें लोन वुल्फ हमले की आशंका जताई जा रही है। जांच के दौरान आरोपी के पास से एक नोट बरामद हुआ है, जिसमें ISIS, जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिखे पाए गए हैं। आरोपी ने इन गार्ड्स से उनके धर्म के बारे में पूछा और वह यह भी पूछा कि क्या वे कलमा पढ़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी के पास से जो नोट मिला है उसमें धमकी भरे वाक्य और कट्टरपंथी विचारों के संकेत मिले हैं, जिससे जांच एजेंसियों का शक और भी गहरा हो गया है। नया नगर में जो घटना हुई है, इसमें TCS वाला एंगल भी निकल के आ सकता है। जब पुलिस इसको डिटेल में छानबीन करेगी तब इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों को जो पता चला है इसमें ATS भी इन्वॉल्व किया गया है और ATS अगर इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें कोई ना कोई आतंकवादी घटना होने की शक्यता भी हो सकती है। शायद उसकी इन्फॉर्मेशन इस वॉचमैन को मिली होगी और उस बारे में भी इनका कोई डिस्कशन हो सकता है। जैसा कि आप सभी को बताना चाहता हूँ, मामले की खबर ऐसी लगी कि रात को मीरा रोड के हद में एक घटना घटित हुई, जिसमें 2 हिंदू व्यक्तियों को धर्म पूछकर चाकू से वार किया गया एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा। तो ऐसे हमें घटना की खबर आई है। इस घटना की पुष्टि तो नहीं करता हूँ, लेकिन सीनियर PI से हमारी बात हुई है और पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है कि ऐसी घटना हमारे सामने आई है। तो बस उनसे निवेदन है कि 307 और UAPA के तहत उनके ऊपर मुकदमा दायर हो और कठोरतम से कठोरतम उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सर्वजीत, काफी चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिस तरीके से 2 हिंदू वॉचमैन पर हमला किया गया है, वो भी एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा। बताया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन हो सकता है। ASI को भी जांच सौंप दी गई है। तो क्या कुछ पता चला है, आरोपी कौन था, कहां का रहने वाला था? पुलिस जांच में क्या खुलासे हुए हैं? दो वॉचमैनों को हालांकि कलमा पढ़ने के कहा गया, जिसके बाद अगर वो उन्होंने मना किया तो उस पर हमला किया गया। पूरी तरह से जब इस मामले पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, महाराष्ट्र ATS इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ATS के पास जब कस्टडी लिया गया, आरोपी से पूछताछ की गई, तो उसके घर पे जो है ISI मॉडल्स वहाँ पे पाए गए हैं। काफी वीडियोस वहाँ पे देखा करता था।
हालांकि आरोपी पहले विदेश में पढ़ाई की है, जिसके बाद एक टीचर भी रहा है, जिसके बाद ये उसने कई सारे वीडियोस में उसमें पाए गए हैं जिसमें आतंकी और हिंदुओं को अपना निशाना बनाने का जो काम है वो कर रहा था। हालांकि उसने पहली बार अपना यहाँ पे जो मुंबई के जो मीरा रोड है वहाँ पे जो वॉचमैन पे हमला किया, इस पर पूरे मामले पर एटीएस पूरी तरह से मामले की जांच कर रही है। एटीएस खंगाल रही है कि इसका जो माइंड वॉश है उसने किसने किया था, इस मामले में उनके साथ में और कौन कौन से कनेक्शन है। हालांकि पूरे मामले की जांच अब महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। जी ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में इंदिरापुरम में इमारत में आग। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गॉड ग्रीन सोसाइटी में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, घरों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा। 3 घंटे से ज्यादा वक्त से धधक रही है आग। आपको बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में इमारत में आग लग गई है। वहीं इस मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, घरों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। 3 घंटे से ज्यादा वक्त से आग लग रही है। इंदिरापुरम स्थित गॉड ग्रीन सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। इमारत में आग लगी हुई है, घरों में लोगों को फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। आपको बता दें 3 घंटे से ज्यादा वक्त से धधक रही है आग। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इमारत में आग लगी है और किस तरीके से धधक कर आग उठ रही है। हालांकि बचाव कार्य जारी है, लोगों को बचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि पूरी इमारत में जिस तरीके से धुआं उठ रहा है, धधक रही है आग, इस तरीके से लोगों का राहत बचाव रेस्क्यू जारी है लगातार। घरों में अंदर फंसे लोगों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू जारी है। 3 घंटे से ज्यादा वक्त से आग लगी हुई है। इंदिरापुरम स्थित गॉड ग्रीन सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इमारत में किस तरीके से धुआं उठ रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।